Hey everyone, welcome back to another video. This is Shreya Singh and you are currently watching me on my YouTube channel Artistic Zone. So guys, ये वीडियो मैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ who are just getting started with their NIFT और NID एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन. किसी भी डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जाम की अगर प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हो, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि इसमें मैं अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली आपको प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना है. एंड यू गाइज शुड नो दैट आई हैव बीन गाइडिंग डिज़ाइन एस्पिरेंट्स फ्रॉम पास्ट 6 years, so I will be telling you everything on the basis of my experience. So without any further ado, let's just get into this video. Before getting started with your entrance exam preparation, you need to understand कि exactly NIFT जैसे examinations, NID जैसे examinations क्या expect करते हैं आंसर्स में आपसे. इन चीज़ों को ध्यान में रख करके आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए. पहली चीज़ you need to understand कि exactly डिज़ाइन होता क्या है. Okay, design is not about ornamentation. Design is not about only decorating the product. Design is about solving a certain problem. अभी हम एक एक करके देखते हैं. Okay, निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम और एनआईडी एंट्रेंस एग्जाम दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. तो सबसे पहले हम निफ्ट से स्टार्ट करते हैं. ओके, सो निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम में आपका कैट जो है वो होल्ड करता है 50% ऑफ द टोटल वेटेज, गैट होल्ड करता है 30% और सिचुएशन टेस्ट होल्ड करता है 20%. एंड इस वीडियो में हम क्रिएटिव पार्ट के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये मेजॉरिटी ऑफ द वेटेज कवर करता है आपके एंट्रेंस एग्जाम का. नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल एबिलिटी टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि उसकी प्रिपरेशन आप कैसे स्टार्ट करोगे. ओके, व्हाट शुड बी योर अप्रोच. तो हम बात करते हैं सबसे पहले कैट की एग्जैक्टली एग्जामिनर्स आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो मैंने आप लोगों को बताया कि दे विल बी जजिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ योर डिजाइनिंग स्किल, कि आप एक प्रॉब्लम को कितने इनोवेटिव तरीके से सॉल्व करते हो, कि आपने जो भी डिज़ाइन किया उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से आपने इंस्पिरेशन ली है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या फिर उस पर्टिकुलर स्पेस को या फिर कॉम्पोजिशन बनाने में एग्जैक्टली आपका क्या थॉट प्रोसेस था, किस तरीके से आपने, कितने इनोवेटिव तरीके से आपने उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया. तो यही कुछ पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पर आपको निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम में जज किया जाता है और आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा. 3 से 4 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम में टू सॉल्व. ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, अब हम बात करते हैं लैंग्वेज की. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको खुद से अभी पूछनी है. जो भी चीजें अभी आप सोचते हो अपने दिमाग में, क्या आप उन चीजों को ड्रॉ कर पाते हो शीट पर? इफ द आंसर इज नो, दैट डजंट मीन्स यू आर नॉट क्रिएटिव. दैट मीन्स यू लैक स्किल सेट एंड दैट स्किल सेट इज अबिलिटी टू ड्रॉ. अब इस चीज को काफी सारे लोग बहुत ही ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं. काफी वीडियोज भी मैंने यूट्यूब पर देखे हैं जहां पर पीपल आर टॉकिंग कि कोई बात नहीं, अगर आपकी ड्रॉइंग थोड़ी मीडियोकर, थोड़ी एवरेज होगी, फिर भी आपका रैंक आ जाएगा. तो कुछ ऐसे लोगों की बातों में ना हम कभी कभी विश्वास करने लग जाते हैं एंड हमें ऐसा लगने लग जाता है कोई बात नहीं है, ड्राइंग अगर अच्छी नहीं होगी, हमारी इलस्ट्रेशन स्किल्स अगर अच्छी नहीं होगी तो भी हमें मार्क्स मिल जाएंगे. हो जाती है एग्जाम क्रैक. आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट. ओके, कुछ स्टूडेंट्स की हो जाती है एग्जाम क्रैक. बट द थिंग इज, व्हाट इफ अगर आप जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज को यूज़ करके अपने डिज़ाइन को एक्सप्रेस कर रहे हो ऑन पेपर, वो लैंग्वेज ही आपकी वीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अभी हिंदी नहीं आती तो विल आई बी एबल टू कन्वे माई थॉट्स एंड माई एक्सपीरियंसेस विद यू गाइज? नेवर. दैट डजंट मीन्स कि मेरे कोई एक्सपीरियंसेस ही नहीं है. आर यू गेटिंग मी? उसी तरीके से डिज़ाइनिंग करने की जो लैंग्वेज होती है ना, दैट इज़ ड्राइंग एंड इलस्ट्रेशन, शेडिंग एंड कलरिंग स्किल्स. जितनी अच्छी आपकी ड्राइंग होती है, कलरिंग होती है, शेडिंग होती है, उतनी ही अच्छे से आप अपने डिज़ाइन को शीट पर प्रेजेंट कर पाओगे. जो भी चीज़ें आप सोचते हो उन चीज़ों को आप बना पाओगे शीट पर. सो आपकी ब्रेन हैंड आई कोऑर्डिनेशन बन पाएगी. अगर आपके पास स्किल सेट ही नहीं है तो आप सोच तो बहुत सारी चीज़ें रहो, आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के 10 सोल्यूशन सोच पा रहे हो. दैट मीन्स दैट यू गाइज आर क्रिएटिव. बट व्हाट इफ अगर आपकी ड्राइंग ही अच्छी नहीं है तो आप उसको कभी भी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे, और अगर कर भी पाओगे तो जो आपके माइंड में उसको एज इट इज आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे. आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज द रेलिवेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग स्किल सेट. दिस इज द रेलिवेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. तो अब हम बात करते हैं एनआईडी की. एनआईडी में क्या होता था कि पहले 25 क्वेश्चंस आते थे स्पेशल रीजनिंग से रिलेटेड, थोड़ा स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे. एंड उसके बाद आपको 4 to 5 क्वेश्चंस होते थे स्टोरी बोर्डिंग से रिलेटेड, प्रोडक्ट डिजाइन से रिलेटेड, स्टेप बाय स्टेप कॉमिक स्ट्रिप से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते थे पहले एनआईडी में. तो वो क्रिएटिव पार्ट वाले क्वेश्चंस तो अब भी आते, बट वो जो 25 क्वेश्चंस थे अब एनआईडी ने उसको कर दिया है रिमूव. एनआईडी का पैटर्न हो चुका है बिल्कुल चेंज.
अब एनआईडी में 40-60 रेशियो होता था पहले, अभी क्या है कि पहला वाला जो फेज है एनआईडी का डैट प्रीलिम्स, दैट विल बी ओनली क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड यू विल बी गेटिंग 5 to 6 questions. So NID will judge you on the basis of your fast problem solving and design thinking skill set. And ये तभी आप अपने शीट पर रिप्रेजेंट कर पाओगे जब आपकी ड्राइंग स्किल्स, जब आपकी विजुअल लाइब्रेरी बहुत स्ट्रांग है. अदरवाइज आप सोचते ही रह जाओगे, आपके माइंड में बहुत इनोवेटिव और बहुत क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स है, आप उसको ना प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे अपने शीट पर. एंड एनआईडी में जो पहला राउंड है अभी जो डैट प्रीलिम्स का, उसको कम्प्लीटली क्वालिफाइंग एग्जाम बना दिया गया है. मतलब आप को 6 क्वेश्चंस, 5 to 6 क्वेश्चंस होंगे. एंड एनआईडी में दे जजेस योर स्पीड एज वेल. मतलब अगर आपकी स्पीड ही नहीं होगी तो आप उन सारे क्वेश्चंस को ना अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे. निफ्ट जैसी बात नहीं है एनआईडी में. निफ्ट में तो 3-4 क्वेश्चंस मिलेंगे बैडली आपको. अगर अच्छे से आपने इलस्ट्रेशन की, कलरिंग की, शेडिंग की, डिजाइनिंग की प्रैक्टिस की है तो आप उसको ना कम टाइम में बना लोगे. बट एनआईडी में क्या है कि एक तो आपके पास टाइम भी कम होगा और उसी कम टाइम में आपको फटाफट अपने आइडियाज इलस्ट्रेट करने होंगे आंसर शीट में. सो एनआईडी विल जज यू ऑन द बेसिस of your speed, your concept development skills, your illustration skills. बहुत ज़्यादा ऐसे questions में ना clearly mention होता है you don't have to do shading, you don't have to do coloring. Okay, so NID is not bothered about your coloring and shading skills. मतलब majority of the times कभी कभी question में specifically अगर mention होगा तो फिर आपको color भी करना होगा. But they are much more inclined towards judging your fast illustration skills और fast expressing skills कि आप अपने ideas को express कर पा रहे हो कितना fast. So once you will qualify the round 1 of NID, then you will be eligible to sit for the second round जो होता है NID का स्टूडियो टेस्ट. उसमें क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ऑडियो विजुअल रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, डूडलिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, मटेरियल हैंडलिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. सो दैट इज ऑल अबाउट योर निफ्ट एंड NID. अब यू मस्ट बी थिंकिंग कि हम स्टार्ट कहाँ से करें. आई एम टेलिंग यू गाइज, निफ्ट और एनआईडी की जो सिलेबस है स्पेशली वो क्रिएटिव पार्ट का, ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव और बहुत डाइवर्स है. मतलब एवरीथिंग वट एवर यू आर नोटिसिंग, वट एवर यू आर सीइंग अराउंड योर सेल्फ, इट इज़ योर सिलेबस. द फूड विच यू आर ईटिंग, दैट इज योर सिलेबस. यू विल नॉट इवन बिलीव गाइज, लास्ट ईयर जो निफ्ट की क्वेश्चन आई थी उसमें स्टूडेंट्स को 3x3 का एक ग्रिड मिला था एंड उसमें स्टूडेंट्स को फूड के टेक्सचर्स बनाने थे. जापानीज जेन गार्डन से इंस्पायर उनको टेक्सचर्स बनाने थे, पेरिस फैशन से रिलेटेड उनको टेक्सचर्स बनाने थे. सो एवरीथिंग इज इन योर सिलेबस गाइज. एनआईडी और निफ्ट आपको आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपके ऑब्जर्वेशनल स्किल्स के बेसिस पर भी जज करता है कि जो जिंदगी आप जी रहे हो, आर यू लिविंग लाइक अ डिजाइनर और नॉट. यू ऑल शुड कीप इन योर माइंड इफ यू आर गेटिंग स्टार्टेड विद योर डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन इज स्टॉप सीइंग योरसेल्फ एज अ निफ्ट एस्पिरेंट और एज एन एनआईडी एस्पिरेंट. आप को ना खुद की आइडेंटिटी शिफ्ट करनी होगी. सबसे पहले आप तो अपने आप को एक स्टूडेंट जैसे मत देखो. यू ऑल आर फ्यूचर डिजाइनर्स, राइट. आप अपने आप को ना एज अ डिजाइनर देखना स्टार्ट करो और अपने सराउंडिंग्स को ना आप एक डिजाइनर की नज़र से जब देखना स्टार्ट करोगे ना तो यू कीप ऑन एब्जॉर्बिंग योर सराउंडिंग, यू कीप ऑन ऑब्जर्विंग एवरी लिटिल थिंग्स विच यू सी अराउंड योर सेल्फ एंड एवरी सिंगल थिंग विच इज अराउंड योर सेल्फ इज योर सिलेबस गाइज. वेदर दैट इज फूड, तो यहाँ पर भी आपको अवेयर रहना है. ये नहीं कि आप खाना भी खा रहे हो और आप कुछ और देख रहे हो. यू नीड टू बी वेरी अवेयर एवरी सिंगल टाइम गाइज. अगर आप लंच भी कर रहे हो तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करो उसकी टेक्सचर, कौन कौन से कलर्स दिख रहे हैं आपको आपकी प्लेट में. अगर आप किसी रेस्टोरेंट जा रहे हो, आपने एक प्लेटर ऑर्डर किया तो उसमें कौन कौन से कुजीन्स हैं, उस प्लेटर में क्या कलर पैलेट है, उसका क्या टेक्सचर है, उसको भी ऑब्जर्व करो. अब यू मस्ट बी थिंकिंग कि कैसे सारी चीज़ें हमारी सिलेबस में हैं. इवन द कंटेंट विच यू आर वॉचिंग ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज इन योर सिलेबस गाइज. लास्ट ईयर की अगर आप निफ्ट की क्वेश्चन चेक करोगे, एक क्वेश्चन आई थी ड्रॉ योर फेवरेट कंटेंट. ओके, तो फेवरेट कंटेंट क्या ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो आप पॉडकास्ट का कोई स्पेस ड्रॉ कर सकते हो, राइट. तो उसमें आप यूट्यूब का पूरा वो इंटरफेस ड्रॉ कर सकते हो. इंस्टाग्राम पर अगर आप किसी क्रिएटर को फॉलो करते हो तो उस क्रिएटर की अकाउंट का वो पूरा इंटरफेस ड्रॉ कर सकते हो. या फिर अगर आपका कोई फेवरेट कंटेंट है, जैसे कोई कार्टून सीरीज़ अगर आप देख रहे हो या फिर कोई नेटफ्लिक्स सीरीज़ देख रहे हो, तो क्या सिर्फ आप वो सीरीज़ ही देखते हो या फिर आप उसके सराउंडिंग्स को भी ऑब्जर्व करते हो. तो कुछ भी आप देखते हो ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर अटेंशन मत करो, उसके बैकग्राउंड में भी देखो. इवन इफ़ यू आर वॉचिंग अ मूवी, कीप ऑन ऑब्जर्विंग एवरी सिंगल थिंग कि बैकग्राउंड में क्या क्या प्रॉप्स हैं, ऐसी सिचुएशन, ऐसी इन्वायरमेंट है तो इसके बेसिस पर, लाइक सस्पेंस थ्रिलर इफ़ यू आर वॉचिंग, तो ऐसी सिचुएशन, ऐसे मूवीज़ में लाइटिंग कैसी होती है, बैकग्राउंड में कैसी कैसी चीज़ें दिख रही है, वाई दैट पर्टिकुलर थिंग इज देयर, व्हाट डज दैट कन्वे. कीप ऑन आस्किंग दीज क्वेश्चंस. Okay, even if you're traveling, be very aware, highly aware of how are you feeling at that moment of time. क्योंकि feeling based questions भी आते हैं.
राइट, कि आप अपनी कोई चाइल्डहुड मोमेंट को ड्रॉ करो। सो कुछ भी, एनी थिंग कुड बी आस्क्ड। अभी काफ़ी सारे लोग आपको ऐसा बोलेंगे कि पैटर्न हर साल चेंज हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। इतनी डाइवर्स ही है ना, आप जहाँ पर रहते हो, जिस वर्ल्ड में आप रहते हो, इट्स सो डाइवर्स। वी यूज टू सी एनिमल्स, वी यूज टू सी इंसेक्ट्स, एवरी सिंगल थिंग विच यू सी अराउंड योर सेल्फ इज योर सिलेबस गाइज। कैसे अभी देखो इंसेक्ट से रिलेटेड भी लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन आई थी, फ्यूचरिस्टिक इंसेक्ट से इंस्पायर होकर के उनको कोई प्रोडक्ट डिजाइन करना था। फ्यूचरिस्टिक बर्ड से इंस्पिरेशन लेकर के उनको आ गया था क्वेश्चन प्रोडक्ट डिजाइन करने के लिए। फ्यूचरिस्टिक फ्रूट से इंस्पिरेशन लेकर के उनको प्रोडक्ट डिजाइन करना था। अब व्हाट इफ आपने एक फ्रूट ही नहीं कभी एक्सप्लोर किया, ड्रॉ किया, व्हाट इफ आपने कभी 10-15 टाइप के डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स ही नहीं बनाया, तो यू विल बी अनएबल टू ड्रॉ। ड्राइंग की तो बात छोड़ ही दो, अगर आपने कभी इन चीज़ों को स्टडी नहीं किया है तो कभी आप डिज़ाइन कर पाओगे एक हेड गियर इंसेक्ट से इंस्पिरेशन लेकर के? नेवर, right? So in order to be a designer, you must study all the things which exist right now. Then only you will be able to evolve that. Then only you will be able to add more functions into that. So first thing first, you all need to build up your visual library. अभी हम विजुअल लाइब्रेरी कैसे बिल्डअप करेंगे, मैंने कैसे बिल्डअप किया था। आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 48 इन जनरल कैटेगरी। मैंने कैसे डेवलप किया था, मैं पूरे टाइम पिंटरेस्ट ही स्क्रॉल नहीं करती थी। अब मेरी अलग मजबूरी भी थी कि उस वक्त इतना जियो वगैरह था नहीं। आई प्रिपेयर्ड फॉर माई एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन 2016। सो उस वक्त मेरे पास टेलीनॉर का सिम होता था और उसमें बहुत लिमिटेड लाइक 100 MB उसमें रिचार्ज होता था उस वक्त मंथ का, वो भी मंथ का, इमेजिन। तो आई यूज टू डाउनलोड सर्टेन पिक्चर्स एंड फिर मैं उसको ड्रॉ करती थी। मैं मेरे पास काफ़ी सारे मैगजीन्स थे प्रोडक्ट्स से रिलेटेड और मैं मैगजीन्स बहुत ज़्यादा लेती थी। माई डैड यूज टू परचेज अ लॉट ऑफ कॉमिक बुक्स फॉर अस, तो उसमें से काफ़ी सारे कैरेक्टर्स मैं ड्रॉ करती थी। फिर न्यूज़पेपर में जो भी चीज़ें मुझे दिखता था आई यूज टू ड्रॉ। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइज कि अभी यू हैव द एक्सेस, राइट? आप इनफाइनाइट पिक्चर्स देख सकते हो, जनरेट कर सकते हो फ्रॉम AI एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो अभी विजुअल लाइब्रेरी बनाना बहुत ईजी हो गया। जस्ट पिकअप सर्टेन टॉपिक्स, यहाँ पे मैं 20 टॉपिक्स मैंने लिस्ट किया है। इन टॉपिक्स से रिलेटेड आप ना स्केचिंग करना स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आपने एक टॉपिक पिक किया है फ्रूट्स, ट्राई टू स्केच 10 to 15 पेजेस। और यहाँ पर ना आप कॉन्शियस होकर मत करो कि अरे पिंटरेस्ट पर मुझे एक बहुत खूबसूरत सा पिक्चर पहले मिल जाएगा, तब मैं उसको ड्रॉ करूंगी, तब मैं उसको कलर करूंगी और तब मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। ऐसा ही हम करते हैं और आपको पता है इसमें आपका कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। सो आई जस्ट डोंट वांट यू गाइज टू वेस्ट योर टाइम। आप एक काम किया करो, आप एक टॉपिक लो, उस टॉपिक को सिर्फ सिंपली लिखो, जितने भी पिक्चर्स आ रहे फटाफट फटाफट ड्रॉ करो, क्योंकि ड्राइंग बनाना, स्केचिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। इससे एक तो आपकी स्पीड इंक्रीज होगी अगर आप डेली ड्रॉ करना स्टार्ट करते हो, और इससे ना टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में बहुत सारे विजुअल्स हो गए। क्योंकि जब हम चीज़ों को देखते हैं तो वो सिर्फ एक छोटा सा उसका इंप्रेशन हमारे माइंड में जाता है, बट हम जब भी चीज़ों को देख देख करके ड्रॉ करते हैं, हम उसको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, हम ड्रॉ भी कर रहे हैं, और हमारे हैंड की मसल मेमोरी बिल्डअप हो रही है, राइट? मसल मेमोरी को भी हम ट्रेन कर रहे हैं। जब आपके मसल में भी वो मेमोरी होगी, हर सेल में इंटेलिजेंस होती है गाइज, तो जब आप बहुत प्रैक्टिस करते हो ना तो वो रजिस्टर हो जाता है वो मेमोरी। तो इट इज गोना हेल्प यू इन ऑर्डर टू कोऑर्डिनेट विद योर ब्रेन कि आपने जो भी ऑब्जर्व किया यू विल बी एबल टू ड्रॉ एज वेल, क्योंकि आपका हैंड भी गो थ्रू किया है वो एक्शन, वो प्रैक्टिस वाला टाइम, राइट? सो वो चीज़ें ना वो मेमोरी उसमें स्टोर हो जाती है। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अप मसल मेमोरी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ओके, अब एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ जाती है, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डिजाइन अ बॉटल फॉर किड्स। तो अब आप डिज़ाइन कर लो, क्यों? क्योंकि आपने बॉटल्स भी तो स्टडी किया, आपने फ्रूट्स भी स्टडी किया, अब आपने बॉटल और फ्रूट को बस अमेलगमेट करके एक न्यू डिज़ाइन बनाना है। देन यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ओके फाइन, किड्स की क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या प्रॉब्लम्स होती है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। देन ओनली यू विल कीप ऑन थिंकिंग अबाउट द डिज़ाइन पार्ट, you'll keep on thinking about the problem solving aspect of your design. बट उससे पहले आपको डिज़ाइन बनाना भी तो आना चाहिए ना। तो पहला स्टेप आपका होना चाहिए स्केचिंग, शेडिंग और कलरिंग स्किल्स को इतना स्ट्रेंथन कर लो, अपनी विजुअल लाइब्रेरी इतनी स्ट्रेंथन कर लो कि इफ आई नेम अ टॉपिक और आप 20 to 25 स्केचेस आउट ऑफ योर मेमोरी बना सको। एग्जाम में देखो कोई रेफरेंस मिलने वाला है नहीं, एंड इट्स लिटरली गोना हेल्प यू इन योर NID एंट्रेंस एग्जाम एज वेल। जैसे जब आप बैठते हो कोई मूवी ही देख रहे हो, या फिर आप अपना कोई फेवरेट सीरीज लेट्स से स्ट्रेंजर्स थिंग्स देख रहे हो आप नेटफ्लिक्स पे, तो आप ना उसको पॉज करो, देखो कि अगर वो काफी हैपनिंग सा सीन चल रहा है, आप उसको ड्रॉ कर दो। फिर आप देख रहे हो, देखते देखते पॉज लो, ओके उसको ड्रॉ कर लो। इससे ना आप कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी, कैरेक्टर की मूवमेंट, ये सब स्टडी कर पाओगे, क्योंकि वहां पर ना ऐसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज गाइज, आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड यू
to do 1-page doodling on a daily basis. If you don't know on what kind of topics you should do doodling, these are 30 topics for 30 days. अभी आप बोलोगे तो मैं नेक्स्ट मंथ के लिए ना डूडलिंग के सारे 30 डे का प्रॉम्प्ट आपके लिए बना करके आर्टिस्टिक जोन इंस्टाग्राम आईडी पर मैं अपलोड कर दूंगी, तो वहां जा करके आप एक टॉपिक लेना, एक दिन के लिए एक टॉपिक, ओके, उस टॉपिक को लेकर के आप डूडलिंग करना. डूडलिंग is very helpful, guys. It is gonna help you in your NID entrance as well. It's gonna help you being consistent. हर दिन डूडलिंग अगर आप करते हो किसी भी एक टॉपिक पर, you'll be studying a lot of elements around that topic. So it's literally gonna help you, guys. It is gonna help you in being consistent. और consistency is the key to success, guys. आप एक दिन में ना 100 वर्ड्स नहीं याद कर पाओगे, बट अगर आप एक दिन में 10 वर्ड्स याद करते हो तो 10 डेज में 100 वर्ड्स ऑटोमेटिकली हो जाएंगे. आप एक दिन में ना 100 पेजेस नहीं ड्रॉ कर पाओगे, you'll बी एग्जॉस्टेड गाइज, बट आप एक दिन में 10 पेजेस कर पाओगे, राइट, और 10 डेज में आपका 100 पेज हो जाएगा. तो कभी भी ना खुद को इतना बम्बार्ड मत करना एक ही दिन. आप हर दिन बेबी स्टेप्स लो, छोटे छोटे स्टेप्स लो, एंड आई एम टेलिंग यू गाइज, इट्स लिटरली गोना हेल्प यू बिल्डिंग अप योर स्किल सेट ग्रेजुअली. आप ना कोई भी स्किल सेट रेपिटेशन से सीखते हो. आप एक ही दिन करके 4 दिन सो जाओगे तो उससे कुछ भी नहीं होगा, उससे उल्टा आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी. एक तो मैंने आपको वो एक्सरसाइज बताया इन ऑर्डर टू बिल्ड अप योर विजुअल लाइब्रेरी, ये 20 टॉपिक्स हैं. सेकेंड मैंने आपको बताया हर दिन एक टॉपिक पर डूडलिंग करो, एंड मेक श्योर यू टैग आर्टिस्टिक जोन टू गेट फीडबैक्स एंड सजेशंस डायरेक्टली फ्रॉम मी. अपार्ट फ्रॉम दैट, थर्ड है फाइंड आउट द प्रॉब्लम अराउंड यू. अगर आप कोई टेबल ऑर्गेनाइजर यूज करते हो, स्टिल आपका टेबल बहुत मेस्ड अप होता है, तो कम अप विद न्यू डिज़ाइन आइडियाज़. आप उसको स्केच करो, दिस इज़ द प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड बाय मी कि मेरा जो टेबल है वो बहुत मेस्ड अप होता है. तो कौन कौन सी चीज़ें आपके टेबल पर ऑन अ डेली बेसिस आप यूज़ करते हो, उसके लिए कैसी ऑर्गेनाइजर होती जो कि कम स्पेस कंज्यूम करके आपके सारे के सारे मेस को ऑर्गेनाइज कर देता. तो उसके लिए यू डिज़ाइन समथिंग, एंड नेवर एवर थिंक कि आपकी डिज़ाइन बिल्कुल बेकार है, कुछ बहुत सुंदर सा करना है. नो, at first design should be practical, it should solve the problem first. उसके बाद हम इंस्पिरेशन लेते हैं, उसके बाद हम उसकी सिलुएट को चेंज करते हैं. Are you getting me? तो सबसे पहले you should solve a problem, guys. Okay, this is your third exercise. Daily you have to find out 3 problems. Okay, you just need to write about that problem, and उस problem को solve करने के लिए आपको कोई प्रोडक्ट या फिर कोई स्पेस ऐसा कुछ डिजाइन करना है. ओके, नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग मैम हर दिन 3 प्रॉब्लम्स कैसे ढूंढें. हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. तो आप एक काम ये भी कर सकते हो, यू कैन पिक एनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, उस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का आप कोई फ्यूचरिस्टिक वर्जन बना दो बाय एडिंग मोर फंक्शंस इनटू इट. जैसे मान लो आपका एक नाइट लैम्प है, वो काफ़ी बल्की है, तो कम अप विद 2 to 3 मोर डिजाइन जिससे कि वो कम स्पेस भी कंज्यूम करे और उसमें कुछ आप 1-2 एक्स्ट्रा फंक्शंस और ऐड कर दो. ओके, लेट्स से इफ यू हैव एन इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, उसको और इवॉल्व करो उस डिजाइन को. तो ये ऑल्टरनेटिव ऑप्शन मैंने बता दिया इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम. अगर आपको डेली ऐसे कुछ नए 3-4 प्रॉब्लम्स नहीं मिल रहे तो आप ऐसे भी उसको बना सकते हो. आई एम टेलिंग यू गाइज, अगर आप इन 3 एक्सरसाइजेस को ऑन अ डेली बेसिस करते हो, आप इस सराउंडिंग को एज अ डिजाइनर देखना स्टार्ट करते हो. जब भी आप कुछ देखो, जस्ट उसको देखो मत, उसको ऑब्जर्व भी करो. देखो कि सारे के सारे जो लाइंस हैं वो कन्वर्जिंग लाइंस कहाँ मीट कर रहे हैं. इज दिस कॉम्पोजिशन 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव कॉम्पोजिशन, और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव कॉम्पोजिशन, और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव कॉम्पोजिशन, और 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव कॉम्पोजिशन. इन चीज़ों के बारे में बार बार आपको सोचना चाहिए अपने माइंड में. एंड आई एम हियर टू हेल्प यू गाइज इन योर प्रिपरेशन जर्नी. मेक श्योर यू राइट योर टॉपिक्स जिस पर आप चाहते हो मैं स्पेसिफिकली वीडियो बनाऊँ आपके लिए. तो उन टॉपिक्स को, उन डाउट्स को, उन क्वेरीज को आप कॉमेंट्स में डाल देना. And one more thing, if you want to join Artistic Zone classes for hand-holding support, daily accountability check, then you can contact us here in order to attend free demo session. We run both online and offline classes in Greater Noida. हमारा offline center Greater Noida में है, but online हमारे students अलग अलग स्टेट से ज्वाइन करते हैं. you'll not believe, अभी तक जो 4 रैंक 1 दिया है हमने अपनी 5 years की टीचिंग जर्नी में, वो सारे स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन बैच के ही स्टूडेंट्स थे. ऑफलाइन तो हम लास्ट ईयर गए हैं, बट स्टिल इफ यू लिव अराउंड Greater Noida, if you want to come up here and prepare with me, then you can contact us here to attend a demo session, guys. I would love to guide you in your preparation journey. Take care, wishing you all the very best. And one more thing, stop seeing yourself as a design aspirant. Start seeing yourself as a future designer. Start observing your surrounding, your world as a designer. Take care. Bye, guys.